हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं और डिमांड से रिलेटेड हम डिमांड शेड्यूल, डिमांड टेबल और हम इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड से कौन कौन सी चीजें हट जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity is inversely related to the price of the commodity। कहने का मतलब क्या है? other thing remaining constant, being constant का मतलब क्या है? जितने भी फैक्टर्स हमने पहले पढ़े थे, डिटरमिनेंट्स जिसके द्वारा डिमांड में चेंजेस आते हैं, वो सारे के सारे आप क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग फैक्टर क्या है? एक तो है क्वांटिटी और दूसरा है प्राइस। अब यहाँ पे क्या रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं उसकी क्वांटिटी और उसके प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। कहने का मतलब अगर डिमांड और प्राइस की बात करें तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड घट जाएगी। ये क्या हो गया? ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर प्राइस पहले चेंज होगा और प्राइस के चेंज होते ही डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर मेयर्स के द्वारा इसको और एक्सप्लेन किया गया। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ डिमांड द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच विल बी परचेज टेंड टू वेरी इनवर्सली विद द प्राइस। कहने का मतलब जिस क्वांटिटी को मैं खरीदने वाला हूं उस सेम कंडीशन पे अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया? सेम कंडीशन का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कंडीशन की बात की गई है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी। और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन क्या बता रहा है? प्राइस और कमोडिटी के बीच में, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है इनके बीच में इनवर्स रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेसर मार्शल के द्वारा क्या बताया गया। प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे थे? अमाउंट ऑफ द डिमांड इंक्रीज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिश विद द राइज इन प्राइस। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट जाएगी, एक कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्रोफेसर मार्शल एंड मेयर्स के द्वारा इन लॉ को इजीली एक्सप्लेन किया गया। कहने का मतलब मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूं। अगर प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जितने भी प्राइस और क्वांटिटी को छोड़ के फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट रहेंगे, मतलब अनचेंज्ड रहेंगे। हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड को एक डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड डायग्राम के द्वारा, मतलब डिमांड कर्व के द्वारा इसको और इजीली समझते हैं। अब हम एक डिमांड शेड्यूल और एक डायग्राम के द्वारा, मतलब डिमांड कर्व के द्वारा लॉ ऑफ डिमांड को जानेंगे और उसके कुछ असम्पशंस को भी पढ़ेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या है? डिमांड का एक टेबल है जिसमें प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी है वो बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिमांड शेड्यूल की बात करूं तो हमारे पास प्राइस ऑफ शुगर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर है। तो 20 रुपए जब होता है तब क्वांटिटी 2 की रहती है, 16 मतलब प्राइस कम हो जाने पे 3 हो जाती है, 12 हो जाने पे 4, 8 हो जाने पे 5 और 4 हो जाने पे 6। कहने का मतलब ग्रेजुअली प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इस डायग्राम को, मतलब इस टेबल को हम इस डायग्राम में एक कर्व के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस ऑफ शुगर डिनोट किया है और x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ शुगर। मतलब हमेशा आपको याद रखना है x एक्सिस पे क्वांटिटी आती है और y एक्सिस पे आपके रिमेनिंग जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो अगर नीचे x एक्सिस पे अगर क्वांटिटी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली y एक्सिस पे प्राइस आएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिनोट कर देता हूं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं तो 20 रुपीज पे 2 कमोडिटीज की डिमांड होती है। तो 20 आपके पास यहाँ पर है, इसको एक पर्टिकुलरली इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे डिनोट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पॉइंट का पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट को आप एक पॉइंट बना लिया, इसको आप डिनोट कर दीजिए जैसे ए से। फिर 16 क्वांटिटी पे कितनी है? 16 क्वांटिटी पे आपकी डिमांड है 3 की। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो ये कुछ ये वाला हिस्सा बनेगा बी पॉइंट। ठीक है,
अब हम 12 रुपीज एंड 4 की क्वांटिटी करते हैं। 12 की अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं तो ये कुछ डायग्राम यहां पे जाता है जो कि आपका सी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम 8 रुपीज पे 5 यूनिट खरीदते हैं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सी के बाद डी आ गया और उसी के बाद 4 रुपीज पे मतलब जब 4 रुपए कीमत है तो आप क्या खरीद रहे हैं, 6 यूनिट खरीद रहे हैं, तो कुछ क्वांटिटी इस तरह की आपकी डिमांड में शो हो जाएगी। तो ये हो गया ई। अब अगर मैं इन पांचों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए यहां पे। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन गुजरी या आप कह सकते हैं ए बी सी डी ई पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली लाइन है, इसी को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड कर्व। बेसिकली डिमांड कर्व जो लाइन, मतलब मैं एक लाइन बना रहा हूं और कह रहा हूं कर्व, एक्चुअली इसका डायग्राम कुछ जनरल टर्म्स में इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कर्व शेप का बन सकता है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व जो है वो कर्व कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये डिमांड कर्व आपको क्या डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस गिरती जा रही है ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, जो उसकी क्वांटिटी की मांग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को हम कुछ एजम्पशन के द्वारा हम इसको साबित कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला एजम्पशन क्या कहता है, आपको ना एक चीज का ध्यान में रखना है कि हमने पहले क्या पढ़ लिया था, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वही सारे एजम्पशंस इसमें आ जाएंगे। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। अब जितने भी रिलेटेड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसके प्राइस में जो भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली इसकी क्वांटिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नो चेंज इन इनकम, इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर इनकम चेंज नहीं होगा तो आप सिर्फ प्राइस की वजह से खुद को चेंज करते हो, अदरवाइज चेंज नहीं करते। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब आपका जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही चेंज करोगे, ठीक है। और नो चेंज इन मिसलेनियस आइटम्स, मतलब मिसलेनियस जितने भी आपके फैक्टर्स थे उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये असम्पशंस तो हो गए, अब डिमांड की तरफ आते हैं। अब आपको एक चीज बता दो, हम लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कुछ इस प्रकार से बनता था, मैं आपको शॉर्ट करके बता दूं, कुछ इस प्रकार से बनता था। यही था कि वो थोड़ा सा पहले ऊपर जाता था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऊपर भी ना जाए, इसका जो स्लोपिंग वाला पार्ट होता था वो एक्चुअली क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। मतलब स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। तो ये जो स्लोप हो रहा है ना, यहां से नेगेटिव होने से पहले ये जो हिस्सा होता है इसको आप क्या कहते हैं, डिमांड कर्व के रूप में जानते हैं। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब डिमांड कर्व आपका हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं या क्या क्या ऐसे गुड्स या सर्विसेज है या कमोडिटीज है जो लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम आते हैं इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। इंफीरियर गुड्स उनको कहा जाता है जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे एक तरफ बाजरा हो जाए और उसकी तरफ वीट हो जाए। तो अगर मैं बाजरा और वीट की बात करूं तो बाजरा क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड हो जाएगा, और वीट हो जाएगा बेटर गुड। तो बाजरे की अगर कीमत कम भी हो जाती है तब भी मैं वीट की तरफ ही बढ़ूंगा, बाजरे को दोबारा एक्स्ट्रा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। अब इंफीरियर गुड और गिवन गुड में क्या अंतर होता है, इंफीरियर गुड उसको कहा जाता है जो बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और गिवन गुड उसको कहा जाता है जो है तो इंफीरियर ही, बट इसकी कंडीशन में अगर इसकी प्राइस कम होती है इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और मैं किसी और बेटर प्रोडक्ट की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी बिकम स्कार और कॉस्टली इन द नियर फ्यूचर। मतलब जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कि भाई फ्यूचर में और महंगा होने वाला है तो मैं उस चीज को अभी से खरीद लेता हूँ महंगे रेट पे। ये कब काम करता है, जैसे मुझे पता चलता है कि ऑनियन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे लास्ट 2-3 इयर्स पहले एक बार ऑनियन के रेट 140 रुपीज पर केजी बढ़ गए थे। तो अगर मुझे पता चलता है कि इस बार भी वही कंडीशन हो रही है तो मैं उसको पहले से ऑनियन खरीद के रख लूंगा। तो जब मुझे नियर फ्यूचर का डर सताता है तब मैं क्या करता हूँ,
महंगा प्रोडक्ट भी और ज्यादा खरीद लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, या फिर ये कह सकते हैं जो स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस सिंबल मतलब कि मैं ऐसे प्रोडक्ट जैसे ज्वेलरी हो जाता है, गोल्ड हो जाता है या डायमंड हो जाता है, डायमंड जितना महंगा होगा उसकी क्वालिटी को हम उतना ही बेहतर मानते हैं। तो अगर मैं अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, उस ज्वेलरी में वो बहुत ही लो क्वालिटी की ज्वेलरी है, या आप कह सकते हो उसका प्राइस लो है, तो उसको बहुत लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सबके लिए वो कॉमन हो जाएगा। तो आपको स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए या अपना दबदबा दिखाने के लिए कि आप कितने अमीर हैं, आप हमेशा ज्वेलरी महंगी खरीदते हैं। आप हमेशा उस कार को खरीदते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए जो महंगी होगी मार्केट में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटीज का मतलब ये वो जरूरत है जो आपको पूरी करनी है जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा नवजात बच्चा है जो 1-2 दिन का बच्चा है, तो उसके लिए डायपर और साथ ही साथ उसके लिए बेबी फूड जो होगा वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ये नेसेसिटी आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का मतलब आपके लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, बट यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ जाती है फिर भी आप उसको खरीदेंगे। या फिर नेसेसिटी में आपके फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, मिनिमम कुछ तो खाओगे जीने के लिए, तो आप मिनिमम जितना भी खाओगे वो भी तो आप महंगे रेट पे खरीद रहे हो, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे इग्नोरेंस। अब ये हमसे भी हो जाता है, इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट में ये चीज महंगा हो चुका है, हम क्या करते हैं उस चीज को खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैच स्टिक, माचिस जो पहले 50 पैसे का एक डिब्बा आता था, अब वो 1 रुपए का हो चुका है, कुछ दिनों में 2 रुपए का भी हो जाएगा। तो वो क्यों मुझे पता नहीं चलता कि उसके प्राइस में कोई चेंज हुआ है? क्योंकि जब मैं राशन का सामान खरीद के लाता हूँ तब मैं एक बार में 2-3 हजार का अगर सामान ला रहा हूँ तो उसमें 1-2 रुपए का कोई भी आगे पीछे अंतर हो जाएगा, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता। तो ये इग्नोरेंस क्या बताता है कि छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो उसके प्राइस का क्या चेंज हो रहा है आपके डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी वो कंडीशन हो जाती है जहां पे इकोनॉमी में आपको वो चीज लेनी ही पड़ेगी वरना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी कोरोना का जो इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें रेमडेसिविर जो 1600 रुपए की दवाई थी उसको 70-80 हजार रुपए में बेचा जा रहा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और कुछ छोटे मोटे और मिसलेनियस कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाना या सूखा पड़ जाना, ऐसे कोई कंडीशन जहां पे मिसलेनियस कंडीशन होती है वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अचानक से बर्फ गिर जाना, तो ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो आप उस टाइम क्या करोगे, जितने मार्केट में आपको वुलन कपड़े मिलेंगे आप उस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व को हमने जान लिया था और डिमांड शेड्यूल भी जान लिया था। अब मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड और उसके मार्केट का क्या असर होता है वो जानते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिया गया है प्राइस 10, 20 एंड 30 दिया गया है और साथ साथ A, B, C 3 इंडिविजुअल पर्सन दिए गए हैं और मार्केट कुछ इस तरह से दिए गए। अगर मैं कहूँ तो प्राइस 10 रुपीज पे 10 रुपए पे A 7 की यूनिट डिमांड करता है, B 10 की और C 13 की, तो मार्केट क्या हो जाएगी, मार्केट की डिमांड हो जाएगी 7 + 10 + 13 = 30 रुपीज। उसी तरह से 20 की प्राइस पे 6, 9, 12 और उसका टोटल कितना हो जाएगा 27। इट मींस क्या हो गया, मार्केट डिमांड पर्टिकुलरली किसी रीजन की या किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात बताता है कि जहां पे सारे इंडिविजुअल जो भी डिमांड करेंगे उसका सम टोटल क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। मार्केट डिमांड में अगर आप देखेंगे DA, DB एंड DC, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये A की इंडिविजुअल डिमांड, ये D की इंडिविजुअल डिमांड और ये C की इंडिविजुअल डिमांड। अब यहाँ पे DM क्या है, ये इनको अगर मैं प्लस कर देता हूं तो आपके पास आंसर आता है डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। तो मार्केट का डिमांड कर्व क्या होता है, ये इनका सम टोटल होता है हॉरिजॉन्टली। अब नीचे क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर प्राइस ऑफ Y। अब डिमांड ऑफ मार्केट या मार्केट डिमांड कर्व जो बनेगा वो थोड़ा सा इस तरह का ढलान होगा। अगर ये कुछ ज्यादा ही स्लोपियर है तो इसका स्लोप थोड़ा सा कम होगा, जिसकी वजह से क्या बताया जा रहा है कि डिमांड ऑफ A, B एंड C इसका सम टोटल क्या होता है, डिमांड ऑफ मार्केट या फिर मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है या प्रीवियसली भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारी कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग बन सके, बड़ी हो सके।
और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो आज के लिए अलविदा, गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।